बनोगे। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया, ये कश्मीर की एक पुरानी वीडियो है जहाँ पे हजारों लोग नारे लगा रहे हैं कि उन्हें बड़ा होकर नौकरियों के फॉर्म नहीं भरने, उन्हें पुलिस नहीं बनना, जज नहीं बनना, बल्कि उन्हें आतंकवादी बनना है, बुरहान वानी, दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद की तरह। कश्मीर के कुछ स्थानों में ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया रही है, जहाँ पे महिलाएं भी बुर्का पहन के जिहाद करती हैं, भारतीय सेना पे पत्थर फेंकती हैं, छोटे बच्चों को मदरसों में जिहादी बनना सिखाया जाता रहा है। आपका क्या नाम है? आप बड़े होके क्या बनोगे? अभी तुमने जो क्लिप देखी है मेरी 2019 की वीडियो से है, जिसमें मैंने कश्मीर में एक्टिव हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे इस्लामिक आतंकवादी संगठनों की बात की है। ये उस प्रकार के इस्लामिक आतंकवादी संगठन है जिनके लोगों में ही बीच में कुरान होती है, दोनों साइड AK-47 होती है, जिसका प्रयोग ये काफिर हिंदुओं को मारने के लिए करते हैं। पर इनके बारे में कोई खुल के बात कैसे करता जब पूरा नैरेटिव इन्होंने स्वयं के कंट्रोल में ले लिया हो, मीडिया के थ्रू, बॉलीवुड के थ्रू, राजनीति के थ्रू। और ये नैरेटिव इन्होंने ऐसा कंट्रोल में लिया कि छोटी बच्चियों के बलात्कार करने वाले जिहादी आतंकवादी ये सब भूले भटके बेचारे मुसलमान हो जाते हैं, हालात के मारे हो जाते हैं, हेडमास्टर के लड़के हो जाते हैं, जो बस चलते चलते मार्ग भटक गए। We've come to meet Burhan's family and find out why this young boy has fired the imagination of Kashmir's youth. Okay. जो फौज है हिंदुस्तान की, उसको हराना तो एक मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। हाँ, ये तो सब जानते हैं, ये मुश्किल काम है। लेकिन एक मुसलमान जो है उसको अल्लाह पर भरोसा होता है और उसको पता है कि अगर मैं मर जाऊंगा मैं अल्लाह के पास जाऊंगा, वो मरता नहीं है। हमारे मजहब में जो इस तहरीक में मरेगा जुल्म सितम से, हिंदुस्तान की गोली से, वो मरता नहीं है, वो ट्रांसफर होता है इस दुनिया से अगले दूसरी दुनिया में। पिछले लंबे समय से यही नैरेटिव कंट्रोल में था, पर अब चीजें बदलने लगी है। द कश्मीर फाइल्स का हिट होना इस बात का उदाहरण है कि लोग सच्चाई देखना चाहते हैं, बिना पॉलिटिकल करेक्टनेस के, बिना लाग लपेट के। पर वो लिबरल, वामपंथी और जिहादी जिनके फोन की रिंगटोन ही ये है कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो इस फिल्म को स्वीकार नहीं कर पा रहे, इसकी सफलता को स्वीकार नहीं कर पा रहे। इस फिल्म को रोकने के प्रयास चल रहे हैं। सबसे पहले थिएटर में इस फिल्म का ऑडियो म्यूट किया गया। So we are here in Bhiwandi PVR. The scene here is कि आवाज बंद कर दी, हमें मूवी देखने नहीं दिया जा रहा है। किसी थिएटर में एसी बंद कर दिया गया ताकि लोग फिल्म को बीच में ही छोड़ के चले जाएं। एसी बंद क्यों किया? आपने जानबूझ के एसी बंद किया। जम्मू में भी इस फिल्म को रोक दिया गया, ऐसी वीडियोस दिखाई देती हैं। इस फिल्म के जिस IMDb पेज पे इस फिल्म को 10 में से 10 स्टार मिले हुए थे, उस पेज पे रातों रात हजारों फेक रिव्यूज डाल दिए गए ताकि इस फिल्म की रेटिंग कम हो सके। किसी जिहादी ने तो इस फिल्म के डायरेक्टर को इस्लाम का शत्रु भी बता दिया, केवल इसलिए कि ये फिल्म वास्तविकता दिखाती है। कुछ वामपंथी कॉमेडियन ऐसा नैरेटिव बनाने का भी प्रयास करते हैं कि जैसे ही कोई हिंदू अपनी आप बीती बताए, जैसे ही हिंदू कोई अपने जेनोसाइड के बारे में बताए, तुरंत उसको भक्त बोल दो, तुरंत उसको इस्लामोफोब बोल दो, तुरंत उसको एंटी मुस्लिम बोल दो, ताकि वो कुछ ना बोल पाए। यार कोई है तो प्लीज बता दो, फिर हम उन्हें बांध के रख दें यहाँ पे। हाँ, उनको दौरे पड़ जाते हैं यार। मैं रहता हूँ एक भक्त के साथ, इनको दौरे पड़ते हैं यार अचानक से। एक बार इसके पास फोन आया कि मैं HDFC बैंक से अब्दुल बोल रहा हूँ। आज तो बहुत बोल रहा है तू, तब क्यों नहीं बोला जब 1990 में कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया था? सर मैं 92 बॉर्न हूं। कहीं भी दौरे पड़ जाते हैं इसको यार। मुझे यहाँ हिंदुओं के नरसंहार पे चुटकुला बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, ध्यान रहे। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे जहाँ पे जेनोसाइड जैसे गंभीर विषयों पे भी चुटकुले बनाए जाते हैं, पर वो वीडियो सच में फनी होती हैं। लोग देखते हैं, सामान्य लोग, और मैं भी उसी श्रेणी में आता हूँ और मैं भी हंसता, पर इसमें कुछ भी फनी नहीं है। यहाँ पे मुझे केवल और केवल एक चीज दिखाई देती है, वो है इस व्यक्ति की इनसिक्योरिटी। यदि तुम थोड़ा सोचो तो तुम्हें समझ आएगा अपने वोक फ्रेंड्स के बीच में रेलेवेंट रहने के लिए इसे क्या क्या करना पड़ता है। दूसरे हिंदुओं को गाली देनी पड़ती है, अपनी सभ्यता संस्कृति को गाली देनी पड़ती है। जो भी हिंदू अपनी सभ्यता संस्कृति पे आई हानि की बात करे, अपने ऊपर हुए अत्याचार, अपने ऊपर हुए नरसंहार की बात करे, उन सबको भक्त बोलना पड़ता है, केवल इसलिए ताकि वो रेलेवेंट रह सके। यदि उन वोक कम जिहादी ज्यादा लोगों के बीच में इसे थोड़ी सी भी रेलेवेंसी चाहिए तो इसे ये बार बार करना पड़ेगा। और ऐसे व्यक्तियों की स्थिति के बारे में सोचो तो तुम्हें दया आनी चाहिए, इसमें कुछ भी कॉमेडी नहीं है। इस पूरे हास्य प्रयास में इस आदमी का तर्क ये था कि पुरानी बातों के बारे में बात मत करो, हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हुआ उसकी बात मत करो, नहीं तो तुम एंटी मुस्लिम हो, इस्लामोफोब हो। और इसलिए उसने पूरी अब्दुल वाली वो कहानी भी रची। पर यही तो मेन प्रोपेगेंडा है, पहले तुम्हारा बलात्कार किया जाए, तुम्हारी हत्याएं की जाए, तुम्हारे फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन किए जाएं, बाद में तुम्ही को कहा जाए कि ये तो पुरानी बात है, अब आगे बढ़ जा। और ये तुम्हें क्यों कहा जाता है? ताकि तुम्हारे साथ यही प्रोसेस दोबारा रिपीट कर दिया जाए, फिर से तुम्हारी हत्याएं हो, तुम्हारे बलात्कार हो, तुम्हारे फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन हो,
तुम्हारे बच्चे भविष्य में नमाज पढ़ सकें। वो अपने पूर्वजों की संस्कृति को ही भूल जाएं, उसी को गाली देने लगे, अपने ही पूर्वजों को काफिर बताने लगे। अब कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ यहाँ पे जो हुआ वो पहली बार थोड़ी ना था, इससे पहले भी ये प्रोसेस कई बार रिपीट हो चुका था। इसीलिए कश्मीर की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी थी। अब थोड़े बहुत जो कश्मीरी पंडित बचे थे उनको भी मार के भगा दिया गया। फर्स्ट कश्मीरी पंडित एक्सोडस, जिसकी 14th सेंचुरी से ही शुरुआत हो गई थी, ड्यूरिंग 1990 इंसानियत को जैसे ग्रहण लग गया था। ऐसा लगता था जैसे हिंदू होना एक गाली हो। कश्मीर के हर एक कोने से, हर एक नुक्कड़ से एक आवाज बुलंद होती थी, मुसलमानों जागो, काफिर भागो, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा यानी शरीयत। कश्मीर में अगर रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना है। एसगस कशीर बटव रुस्त बटने सान, एसगस कशीर बटव रुस्त बटने सान, जिसका मतलब है कश्मीर चाहिए हमें पंडितों के बगैर मगर उनकी बीवियों के साथ। कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी भारत के लिबरल उनके पक्ष में कुछ भी नहीं बोलेंगे। यदि तुम उनसे कश्मीरी हिंदू पंडितों के पक्ष में कुछ बोलने के लिए कहो भी तो उनका उत्तर कुछ ऐसा होगा। किस क्लास में तुम पढ़ते हो, नाम बताओ। हाँ, आदित्य कुमार 6th क्लास में पढ़ते हैं। 6th क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। अरे सब्जेक्ट, विषय। इन्हीं लिबरल वामपंथियों के एजेंडा को भी ये फिल्म एक्सपोज करती है, इनके आजादी के नैरेटिव को भी एक्सपोज करती है। तुमने देखा होगा कि देश में कोई भी इश्यू हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, या कोई फिल्म आ रही हो रणवीर सिंह की, हर जगह इस आजादी वाले एजेंडा को फिट कर दिया जाता है, आजादी वाले गाने गा दिए जाते हैं। जबकि आजादी वाला नारा इस्लामिक जिहाद और आतंकवाद का नारा है, फिर भी तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। कैमरा के सामने ये सुख शांति वाला नारा कुछ इस तरह लगता है, परंतु जब इन हरामियों को लगता है कि कोई कैमरा नहीं देख रहा तो इनका नारा कुछ इस तरह हिंसक हो जाता है। आजादी, आजादी, आजादी। ये आजादी का नारा लगाने वाले लोगों को काफिर हिंदुओं से आजादी चाहिए, क्योंकि आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। तो किसी और गॉड में कोई विश्वास भी करता हो उसे मार। काफिर हिंदुओं को इस प्रकार की आजादी देना पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का भी हिस्सा है, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को पहले से ये सब कुछ पता होता है। जरा सुनो। हम अपनी आज़ादी तक हम जंग लड़ते रहेंगे और इंडिया को बताएंगे कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इसकी खातिर लड़ेगा और अपने खून से बहा देंगे। तो अब तुम्हें थोड़ा समझ आ रहा होगा कि क्यों कोई बड़ा खान, क्यों कोई बड़ा एक्टर इस फिल्म को प्रमोट नहीं करेगा, क्योंकि ये उन्हीं के इकोसिस्टम को हानि पहुंचाती है, वो स्वयं को हानि नहीं पहुंचाएंगे। इसी जिहादी इकोसिस्टम में फलाफुला एक आतंकवादी है, यासीन मलिक, जिसके बारे में भी इस फिल्म में बात की गई है। इस आतंकवादियों को सालों पहले जेल में होना चाहिए था या फांसी की सजा मिल जानी चाहिए थी, पर यह अब तक पीएम के साथ हाथ मिलाता रहा, हीरो कहलाता रहा। इस आतंकवादी यासीन मलिक के इंटरव्यूज होते थे, जिन इंटरव्यूज में इस आतंकवादी को सेकुलर आदमी बताया जाता था, यानी आतंकवादी सेकुलर है। और इस आतंकवादी के लिए सेकुलर शब्द ये छोटे मोटे आदमियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता था, ना। इंडिया टुडे का 2008 में कॉन्क्लेव हुआ, जिसमें आनंद महिंद्रा इस आदमी को सेकुलर बता रहा है। और ध्यान रहे, ये आतंकवादी स्वयं एक मीडिया इंटरव्यू में एक्सेप्ट कर चुका है कि इसने हत्याएं की है। Yasin Malik is the chairman of the Jammu and Kashmir Liberation Front. His faction is a secular separatist movement which advocates a united Kashmir independent from both India and Pakistan. इसी इंडिया टुडे के 2008 के कॉन्क्लेव में इस आतंकवादी यासीन मलिक को यूथ आइकन कह के प्रस्तुत किया गया, यानी ये आतंकवादी अब से यूथ आइकन भी है। क्या इकोसिस्टम है। बचपन में मेरा यूथ आइकन छोटा भीम हुआ करता था, मैंने कोई आतंकवाद नहीं सीखा, मैंने कोई जिहाद नहीं सीखा, वही दूसरी और ये यूथ आइकन है यासीन मलिक। इसे देख के यूथ क्या सीखेगा कि हिंदुओं को मारने से पहले AK-47 कैसे रीलोड करते हैं। कश्मीरी हिंदू पंडितों का तो कश्मीर से अंत हो गया, वो वापस वहां पे नहीं जाने वाले। कोई तुम्हें कुछ भी राजनीतिक बात बताए, लेकिन सच्चाई यही है कि ये लोग वापस नहीं जा सकते, क्योंकि आज के दिन भी कश्मीर में हिंदुओं को ID देख देख के आतंकवादियों द्वारा मारा जाता है, केवल इसलिए क्योंकि वो हिंदू हैं। तो कश्मीर में हमारी कोई सभ्यता संस्कृति भविष्य में भी लंबे समय तक नहीं दिखने वाली है, इसे भूल जाओ। पर यह फिल्म तुम्हें देखनी चाहिए ताकि भारत के दूसरे हिस्से कश्मीर ना बन जाए। आज जब ये फंक्शन खत्म होगा तो आप लोग कहां जाएंगे? आपके घर। और हमें हमारे घर जाने से किसी का बाप नहीं रोक सकता, लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? इज दिस जस्टिस? तुम्हें लगता है कि वापस जाओगी तुम कभी वहां पे? मन करता है वापस जाने का? क्या कहते हैं मम्मी पापा, क्या कहते हैं कि वापस जा पाओगी वहां पे? नहीं। क्या कहते हैं कभी नहीं जाएंगे वहां? तो फिर क्या कहते हैं कहाँ रहेंगे? यही। तो यहाँ क्या करेंगे? पता नहीं।